अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। तो सब कैसे हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट विच इज़ फॉर द बीएस एंड एडीपी प्रोग्राम्स फॉर द ग्रेजुएशन personalities. And now we will discuss about the brief history of Pakistan movement. And today's our topic will be on All India National Congress, All India Muslim League, Pakistan Resolution 1940, Allama Iqbal addresses 1930 in Allahabad, and 3rd June Plan 1947, and in the last ideology of Pakistan. So let's start from the basic steps that what is the brief history of Pakistan movement. So English में हमारा ये पेपर जो है वो होता है, तो उर्दू में सिखाया बेसिकली जाता है कि अब छोटी क्लास में नहीं होते, हम ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं जिसके अंदर इंग्लिश ही बेसिकली यूज की जाती है, एक्सेप्ट द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान सब्जेक्ट के, कि उसमें तो आपको अरबी और उर्दू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इन पाकिस्तान स्टडीज़ यू हैव टू यूज़ द इंग्लिश। सम बेसिक इंग्लिश जो होती है हमारी, उसमें आपका नॉलेज काफ़ी होगा, तो बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या था और इसको लीड सबसे पहले किसने किया था? तो देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के दौर से, जिन्होंने सिंध को फतह किया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कंक्वेस्ट किया था किसको? सिंध को कंक्वेस्ट किया था कितने में? 712 ईस्वी में किया था, 712 ईस्वी में। तो after Muhammad bin Qasim conquests the Sindh, so there is a permanent Muslim foothold in the South Asian subcontinent. So बेसिक क्या है इस बात में कि ये जो हमारी हुक्मरानी, यानी हमारा रूल चला है, मुस्लिम्स रूल चला है, वो 1857 तक चला है, 1857 तक, 1857 तक ये हमारा रूल चला है। उसके बाद क्या हुआ है कि आखिरी जो सल्तनती दौर था वो मुगल दौर था, औरंगजेब का। औरंगजेब जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, इनकी वफात के बाद जो मुस्लिम हुक्मरानी थी वो बिल्कुल ही तबाह हो बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, यानी मुस्लिम दौर का ज़वाल इनकी वफात के बाद आया, क्योंकि जो इनका जानशीन था आगे वो नाअहल था और इस अजीमुल शान सल्तनत को वो आगे संभाल ना सका, वो फर्दर कैरी ऑन इसको ना कर सका। तो इनकी आपस की, मुसलमानों की ना इत्तफाकी और खाना जंगी ने इन्हें इस हद तक कमज़ोर कर दिया था कि जो आम दूसरी कौमें थीं, फॉर एग्जांपल सिख वगैरह, तो इन्होंने इनको बगावत पर आमादा कर दिया था। तो मुल्क में सारी अफरा तफरी हर जगह फैल चुकी थी। तो इन्हीं स्टेट्स में हिस्ट्री में पहले कई कौमें गुजरी हैं मुसलमानों की आगे, जिनमें गजनविस, कोल, घुरीद्स और द्रविडियंस शामिल थे। तो इनकी हुक्मरानी आगे चलती रही है और आगे भी सोन काफ़ी थे। अब बात की जाए 1857 के बाद के क्या हुआ। 1857 में जब मुसलमानों ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया, ठीक है, तो जैसे ही मुसलमानों ने अपना तमाम इक़्तिदार खो दिया, तो उसके बाद जो है यूरोप से आए हुए कुछ ताजिर थे, उन्होंने अपना कंट्रोल तजारत के ज़रिए हुकूमत में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने साजिशें की हैं इस मामले में, तो वो मुल्की निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में लाने लगे। तो आखिर में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जो हैं, उनको उन्होंने यरगमाल बना लिया था। ठीक है, हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को उन्होंने यरगमाल बना लिया और दिल्ली के तख्त पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। दिल्ली के तख्त पर उन्होंने कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर जो थे, उनको उन्होंने क्या कर लिया? किडनैप्ड कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली का तख्त जो है उस पे कब्जा करने के बाद 1857 में हिंदुस्तान का इक़्तिदार जो है वो बरतानिया ने, यानी ब्रिटिश को मुंतकिल कर दिया गया। तो ब्रिटिश उस पे रूल कर रहा था, फिर ब्रिटिश का रूल हो गया कि ब्रिटिश जो थे वो रूल करने लग गए बरतानिया के ऊपर।
सो ये हमारा बेसिक ब्रीफ थी हिस्ट्री छोटी सी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहते हैं कि जब ब्रिटिश को ये इक़्तिदार दे दिया गया तो मुसलमान जो सैकड़ों साल से हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार चूँकि मुसलमान से हासिल किया था, इसलिए 1857 में जब हिंद के जो बाशिंदे थे, यानी वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे, जैसे ही कुछ लोगों ने हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की तो उन्होंने इसका ज़िम्मेदार उनको समझा मुसलमानों को। मुसलमानों को ब्रिटिश ने इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया, ठीक है, कि ये बगावत जो हुई है ये मुसलमानों की वजह से हुई है। तो यही वजह थी कि बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मुसलमानों पर तरजीह दी थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मुसलमानों पर तरजीह दी, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। ठीक है, मुसलमानों के साथ फिर बुरा सलूक करने लग गए और दूसरे दर्जे से भी नीचे दर्जे तक मुसलमानों को समझे जाने लगा, और हिंदू जो हैं वो इस बात की वजह से वो क्या है, वो अपनी जो मुकाम है उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने लग गए। ज़्यादा एक्सपेंड करने लग गए। इसी अंग्रेज़ों की नफ़रत की वजह से हिंदुस्तान में नए कायम शुदा निज़ाम को कबूल करने से जो इनकार कर दिया था मुसलमानों ने। तो बरतानवी हुकूमत के ताबे था कि जबकि हिंदुस्तान ने इस निज़ाम से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाया था। ठीक है, कि मुसलमानों की जो मुआशी पस्ती है और हुक्मरानों से दूरी ने उन्हें इस मुआशरे में जहाँ वो सदियों से हुकूमत कर रहे थे, उसी हुकूमत के अंदर दूसरे दर्जे का शहरी बना कर रख दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बेसिक थिंग्स थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोहम्मद बिन कासिम ने लेड किया आगे जो भी है, उनके बाद औरंगज़ेब हमारे मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, जिनकी वफ़ात के बाद मुसलमानों का ज़वाल सही शुरू हो गया था। तो 1857 तक हमने हुकूमत की थी, उसके बाद हमारा ज़वाल स्टार्ट हो गया था। तो हमारे जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनको शाह ज़फ़र को यरगमाल बना लिया था यूरोपीय ताजरों ने और दिल्ली का तख्ता पलट कर रख दिया था। उसके बाद ब्रिटिश को ये जो हुकूमत है मुंतकिल कर दी गई, तो उन्होंने मुसलमानों को जो होने वाली बगावत है उसका कसूरवार ठहराया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से ही ये आगे हुकूमत ली थी। नेक्स्ट चलते हैं कि इसका क्या पॉइंट बनता है, आप इधर बना सकते हैं मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, के बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत। ये ऑल टू ऑल आप इसमें लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, यानी मुसलमानों का बरसगीर में हुक्मरानी का जो तरीक़ गुजरी है हिस्ट्री में, जो है वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर। तो बेसिकली इसके आगे क्या चलता है कि ब्रिटिश के बारे में भी आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं कि ब्रिटिशियंस ने कैसे मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया था। उसके बाद बात करते हैं हम सर सैयद अहमद खान के बारे में। उससे पहले हम क्या करते हैं बात फेलियर इन इंडिपेंडेंस वार के बारे में, कि इंडिपेंडेंस आज़ादी की जंग में हम क्यों फेल हुए थे। फेलियर क्या था हमारा, फेलियर इन इंडिपेंडेंस वार 1857। ठीक है, 1857 की जो वॉर थी, द मोस्ट डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस पेश आए थे मुस्लिम्स में, जिसमें क्या हुआ था कि दे आर टू मच डिटरमाइंड टू स्टॉप सच अ रिकरेंस इन फ्यूचर, दे फॉलो डेलिबरेटली अ रेप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट द मुस्लिम्स। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या हुआ कि मुसलमानों ने तो अपनी जितनी मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो उन्होंने वैसे ही उन पे ख़त्म कर दिया था, प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स जो उनको इवन रिमोटली एसोसिएटेड थी फ्रीडम फाइटर्स को, वो उन्होंने वैसे ही कॉन्शियस एफर्ट्स किए थे, उसके लिए कन्फिस्केटेड थे। लेकिन उनके तमाम वेन्यूज़ को क्लोज कर दिया गया था ऑनेस्ट लिविंग मुस्लिम्स के लिए। तो डाउनफॉल हुआ था मुस्लिम्स का। डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स क्या हुआ था, हमारा डाउनफॉल इसमें आ जाता है हमारे पास कि डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स किस वजह से हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो हमारी आगे जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इंशाल्लाह आ जाएगा, नेशनल कांग्रेस के अंदर ये बात हमारी आएगी कि सेपरेशन की वजह क्या बनी ब्रिटिशर्स के साथ और दूसरे हिंदुस्तान के साथ। बेसिकली तो इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तानी टू नेशन थ्योरी है जो मोस्टली जानी जाती है, लेकिन हम कुछ उसकी 4 आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जब टू नेशन थ्योरी आई थी तो उसकी कितनी आइडियोलॉजी थी और आइडियोलॉजी किस स्कूल ऑफ थॉट्स पर उन्होंने अकॉर्डिंग की थी। तो आगे चलते हैं, डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स क्या था हमारे पास।
डाउनफॉल इस वजह से हुआ था कि क्योंकि मुसलमानों ने क्या कर दिया था, वेस्टर्न एजुकेशन जो है एज वेल एज गवर्नमेंट सर्विस से भी ना उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया था, यानी अलूफ कर दिया था उनको। तो लेकिन उनके जो कंपेट्रियट्स थे यानी जो हिंदूस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट सर्विस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया नए रूलर्स को किसी भी रिजर्वेशन के बगैर। ठीक है, तो इस वजह से मुस्लिम्स का डाउनफॉल हुआ था, बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट the new rulers, okay, and they didn't also accept the western education as well as the government service. so क्या किया था उन्होंने, जो इंडियन थे यानी हिंदूस थे, उन्होंने क्या किया, they acquired western education, imbibed the new culture and captured positions, okay. तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम्स जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए और पेचीदगी हो गई। तो ये सिलसिला जो है वो लगातार आगे लंबा चलता रहा, जो उनके लिए परेशानी का बाइस बना और मुसलमानों को बेतहाशा नुकसान हुआ, यानी इररिपेयरेबल उनको लॉस हुआ था, यानी जिसकी कोई भरपाई ना की जाए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इस इररिपेयरेबल लॉस के बाद एक ही शख्सियत थी जिन्होंने ये आइडिया दिया सेपरेट होमलैंड का, जिन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाया। वो कौन सी शख्सियत थी, वो थे सर सैयद अहमद खान, यानी सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने मुसलमानों को आगे लेड किया, यानी मुसलमानों का दौर जो इन्होंने बनाया आगे, सेपरेट होमलैंड का आइडिया इनका था, नज़रिए की बात इन्होंने आगे बढ़ाई थी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 1817 एंड डेट ऑफ डेथ 1898 है। ठीक है, तो ये थे वो जिन्होंने मुसलमानों को की हिफाजत के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी थी। ठीक है, उनको वेस्टर्न एजुकेशन और नॉलेज से अवेयरनेस दी थी कि उनके लिए नॉलेज और एजुकेशन किस हद तक ज़रूरी है। उन्होंने भी जो हैं वो पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉजिटिव स्टेप्स को लिया था। और उन्होंने एक कॉलेज भी बनाया था अलीगढ़ में, जो जो मुसलमानों को तालीम देता है वेस्टर्न लाइंस के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी, किसी के साथ कोई रेस और क्रीड का तनाज़ा नहीं छेड़ा था, तो सबको वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल फोरम मुसलमानों के लिए डिसेमिनेशन ऑफ व्यूज इन सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। ठीक है, तो मुसलमानों को तरीक तौर से बेदार करवाने के बाद सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ के बानी भी थे, अलीगढ़ के क्या थे, बानी थे, एक अहम शख्सियत थी। उन्होंने इस मुसलमानों को इस बदसूरत या बेसूरत हाल का जायजा लेने के बाद उनको इस चीज़ से आज़ाद करवाया और उन्हें एक शाहरा पर गामजन किया, जो उनके लिए आगे जाके तरक्की का रास्ता बन गया। तो क्या बात की जाए कि सर सैयद अहमद खान जो हिंदुस्तान में सियासत में मुस्लिम अलहदगी की जिन्होंने बुनियाद डाल दी थी, वो निस्फ ना सिर्फ सियासत में अलहदगी की बुनियाद डली, बल्कि उस बुनियाद की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान की सूरत इख्तियार उसने कर ली। ठीक है, तो उनके इसी मुतालबे की वजह से, इसी आइडिया की वजह से आगे जो है कई पर्सनालिटीज़ ने अपनी सेक्रीफाइस की हेल्थ को और अपनी जानों से भी सेक्रीफाइस किया और पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की, जिनमें से हमारे पास सर सैयद अहमद खान के आगे हमारे पास आ जाते हैं सैयद अमीर अली, उसके बाद इलामा इकबाल की बात की जाए, इलामा इकबाल के बाद कायदे आज़म की बात की जाए, जो कि हमारे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ठहरे हैं, तो उसके आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मुसलमान जो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा करे थे, वो शिमला वफ्त में किया गया था। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 1906 की बात है कि जो 35 मुसलमान रहनुमा थे, उन पर मुश्तमिल एक वफ्त को वाइसरे हिंद जो था लॉर्ड मिंटो, वाइसरे हिंद था लॉर्ड मिंटो, उसके साथ शिमला में मुलाकात करनी होगी। तो मुतालबे का ये अमल था, मुतालबे का बेसिकली मकसद ये था कि मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए। ठीक है, तो मजलिस में उनकी जो नशिस्तें थी वो मुतय्यन और मखसूस कराई जाए, ताकि वो अपना अलहदा सियासी पार्टी को चला सकें। तो इस वजह से जो है उनको कहा गया कि वो शिमला, इसी वजह से इस वक्त को शिमला वफ्त कहते हैं। ठीक है,
तो ये थी बेसिक, इसके ऊपर सर सैयद अहमद खान के हमने मुस्लिम रूल का देख लिया, उसके बाद दिल्ली का देखा, मुगली दौर, ब्रिटिश चला, फेलियर इन इंडिपेंडेंस वार क्यों हुई, 1857 की जंग आज़ादी, मुसलमानों को किस सवाल का शिकार हुए थे, और डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स के बारे में हमने देखा कि इरिपेरेबल लॉस हुआ उन्हें, कि मुस्लिम्स किस किस दौर से गुजरे और उन्होंने किस चीज़ को नहीं अपनाया जो कि उनके कंपैट्रियोट्स थे हिंदूस, उन्होंने अपनाया और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और इनको इरिपेरेबल लॉस हुआ। लेकिन इनको फिर सर सैयद अहमद खान ने बेदार करवाया। सर सैयद अहमद खान हमारे 1817 को पैदा हुए, 1898 को उन्होंने वफ़ात पाई और हमारे अलीगढ़ के बानी थे। और इन्होंने सियासी जमात को आगे सियासी जमात के अलहदगी की डिमांड की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वजूद में आया, और पाकिस्तान की सूरत के बनने का मकसद ही इनकी वो डिमांड थी जो मुसलमान पार्टी के लिए अलहदगी का सबब बनी। मुसलमान पार्टी की जो अलहदगी इन्होंने मांगी थी, उसी की वजह से आज पाकिस्तान वजूद में आया, क्योंकि उससे आगे फर्दर ये आइडिया कंटिन्यू हुआ था। तो बात करें सर सैयद अहमद खान की, हमने कर ली है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो AINC और AIML से मुराद क्या है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ये क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसकी बेसिकली बात की जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में, और ये 1857 की जंग आज़ादी, जब हमारी जंग आज़ादी हुई थी तो तब की है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के अंदर बेसिकली क्या था कि हिंदुओं का ज़्यादा इक़्तिदार था। हिंदुओं के ज़्यादा इक़्तिदार की वजह से वो ज़्यादा ही पुरइत्माद और गरूर व तकब्बुर में थे, और सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे के बारे में सोचा करते थे। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें ज्वाइनिंग की अपनी, तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ ना रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे के लिए काम करती है और मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, मुसलमानों को नीचे दर्जे का समझती हैं। तो इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था, और 1906 में लाया गया था। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई थी, जो कि ढाका में थी, और मुस्लिम रहनुमाओं का एक इज्तिमा हुआ था, जिस इज्तिमा में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, और इसी जमात में तकरीबन 41 साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया गया था, यानी 41 ईयर्स का जो अरसा लगा था इस। सो एज वी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक कि मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था कि 35 मुस्लिम लीडर्स थे who met with the viceroy at Shimla and demanded separate electorates. After the 3 months, All India Muslim League was founded at Dhaka, mainly with the object of looking after the political rights and interest of the Muslims. ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंसीडर किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को गवर्नमेंट के अंदर इंडिया एक्ट 1909 के तहत। इंडिया एक्ट 1909 के तहत उन्होंने ब्रिटिश ने कंसीडर किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्ट के मुताबिक, जो कि कंफर्म्ड लीग्स पोजीशन था एज एन ऑल इंडिया पार्टी का। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम इस तरीके से अमल में लाया गया था। और इसकी रीजंस ऑफ फॉर्मेशन की वजह क्या बनी, रीजंस ऑफ फॉर्मेशन क्या बनी थी, वो ये रीजंस थी, एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस towards the Muslims was not good. So ये थी इसकी फर्स्ट रीजन। सेकंड थी डेथ ऑफ सर सैयद, थर्ड जो मेन बेसिकली क्या होता है लैंग्वेज के मामले में, कि लैंग्वेज उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी उनके दरमियान, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा था उनके दरमियान। और चौथी वजह बनी पैशन ऑफ बंगाल, जो कि हमारा हुआ था 1905 के अंदर। ठीक है, ये जो मेन वजूहात बनी थी रीजंस ऑफ फॉर्मेशन की AIML की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तब क्या में आया जब कांग्रेस जो थी वो मुसलमानों के टुवार्ड्स उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उनमें डिफरेंस रखती थी, और सर सैयद अहमद खान की डेथ हो चुकी थी और उनके दरमियान उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो चुका था। जब इंडिया नेशनल कांग्रेस ने ये सोचने का फैसला करने लगे थे कि
इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी थी, यानी जिसे हम इंग्लिश को दफ्तरी ज़ुबान कहते हैं, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी थी, वो हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आगे लाना चाहते थे और इस वजह से उर्दू जो है वो बिल्कुल ही इलिमिनेट या डीमोलिश हो जाए। इसकी डिमोलिशमेंट को रोकने के लिए इस मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। तो ये फॉर्मेशंस थी। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कि लखनऊ पैक्ट क्या था हमारा। लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा विजिबल ट्रेंड था दो मेजर कम्युनिटीज के दरमियान जो कि जा रहा था बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको बहुत डीप कंसर्न किया गया था लीडर्स के साथ ऑल इंडिया स्टैचर के ऊपर। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की थी कांग्रेस को लाने में मुस्लिम लीग में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर थे, उन्होंने वो पैदा हुए थे 1876 एंड वफात उनकी है 1948 एज वी ऑल नो, वाज द लीडिंग फिगर अमंग देम। ठीक है, तो उनकी एनरोलमेंट के बाद और ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एंड द यूरोपियन पावर्स एग्रेसिव डिजाइंस के बाद अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीका जो मुस्लिम्स थे वो रिसेप्टिव थे उनके आइडिया से और कोलैबोरेशन कर रहे थे विद द हिंदस। ठीक है, तो द कांग्रेस मुस्लिम लीग रीअप्रोचमेंट वाज अचीव्ड एट द लखनऊ सेशन ऑफ द टू पार्टीज इन 1916 जो हुई थी एंड अ जॉइंट स्कीम्स ऑफ रिफॉर्म्स वाज अडॉप्टेड एट द टाइम, वाज अडॉप्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, सॉरी, एट दैट टाइम। तो ये बेसिकली थी रीजंस ऑफ फॉर्मेशन और उनके एटीट्यूड्स के बारे में कि मुस्लिम। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अब क्या होगा इसके बाद। 1916 में ये अडॉप्टेड था। ठीक है, तो बेसिकली 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था और कायदे आज़म इसमें शामिल कैसे हुए थे वो बताते चलें कि अक्टूबर 1913 में जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर की दावत पर कायदे आज़म को मुस्लिम लीग में शामिल होने का दावतनामा दिया गया तो कायदे आज़म ने उसको कबूल कर लिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस का एक मुआहिदा भी हुआ था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की सदारत संभालेंगे वो फौरन बाद कांग्रेस पर जोर उन्होंने इस बात पे दिया कि दोनों कौमें जो है वो आईनी मसाइल पर इत्तेहाद कर लें। यानी जैसे ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत को संभाला तो कांग्रेस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने फौरन इस बात का मुतालबा किया कि दोनों कौमें जो हैं वो आईनी मसाइल पर इत्तेहाद कर लें। तो इस पे क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा एक्ट हुआ था मिसाक लखनऊ 1916 में, जिस पर एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर एक इजलास एक ही वक्त में मुनाक़द किया गया था, where both the parties reach on a same platform, जहां जमातों ने हिंदू मुस्लिम मसालहत के लिए एक फार्मूला मंजूर करवाया था। ठीक है, ये फार्मूला तारीख में इसे मिसाक लखनऊ के नाम से जाना जाता है और ये मशहूर है। मिसाक लखनऊ हर एतबार से जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का की यानी मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों का नतीजा है या कह ले काविशों का नतीजा था। तो रोल्ट एक्ट के बारे में बात की जाए कि रोल्ट एक्ट क्या है। रोल्ट एक्ट क्या था, बेसिकली बरतानवी हुकूमत ने जब परसगीर पर अपनी गिरफ्त ढीली होती हुई देखी तो मार्च 1919 में सिडनी रोल्ट की सरबराही में एक कमीशन कायम की गई थी। ठीक है, इस कमीशन में रोल्ट एक्ट को मंजूर किया गया था कि रोल्ट एक्ट क्या होता है, जिसमें कहा गया था कि जो सियासी हकूकों और मराआत की बहाली का मुतालबा है ना, यानी सियासी हकूक जो तमाम थे उनकी बहाली का मुतालबा करने के अलावा इज्तिमाई मुजाहिरों में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या स्टार्ट हुई, हमारी तहरीक खिलाफत स्टार्ट हो गई। तहरीक खिलाफत 1919 से 1924 के दरमियान में रही, जिसमें 1919 में दिल्ली में खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनअक़द की गई थी। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस को मुनअक़द करवाया गया था जिसमें खलीफा और तुर्की के साथ बरतानवी हुकूमत का खराब ताल्लुक यानी बुरा सलूक पर एहतजाज करने के लिए एक तहरीक चलाने का फैसला किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तहरीक खिलाफत का इसको नाम दे दिया गया था और इसमें आगे हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास वो होगी हमारी 1928 के अंदर। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी कि जुदागाना इंतखाबात को ख़त्म करके मखलूत इंतखाबात का तरीका इख्तियार करने की तजवीज़ की गई थी। इस तजवीज़ में ये भी कहा गया था कि मरकज़ में मुसलमानों को 1/4 यानी इतना 1/4% नशिस्तें दी जाएंगी। ठीक है, तो इस पर कायदे आज़म के आगे 14 नकात आए थे जो कि हम सब जानते हैं 1928 के अंदर कायदे आज़म के 14 नकात कायदे आज़म ने दिए थे
जिसमें कुछ नुकात का वैसे ही बताता चलूँ। उन नुकात में से क्या था कि तमाम सूबों को कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि एक ही असूल पर दाखिली खुदमुख्तारी दी जाएगी, और उन्होंने ये भी बात कही थी कि मरकज़ी मजलिस जो कानून साज़ में मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो 1/3 से कम ना होगी, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम फ़िरकों को यकसा और मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल होगी, और सूबे बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में और दूसरे जो सूबे हैं उनकी मानद इस्लाहात नाफ़िज़ करने होंगे, ठीक है? और मुसलमानों को हर किस्म का मज़हबी सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, यानी क्रीड, रेस और रिलीजियस के हवाले से बात की जाए, कल्चर्स के हवाले से बात की जाए, कस्टम्स के हवाले से बात की जाए, और इन तमाम के अंदर उनको इंडिपेंडेंट ठहराया जाएगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये 14 निकात में से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रिपीट कर दिए हैं वैसे ही, ऊपर से एक ओवरसी करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 31 दिसंबर 1928 को हुई थी, ठीक है? तो क्या था, तमाम मुस्लिम जो पार्टियां थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में मुनक़द करवाई थी उसमें हुई थी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी इसी में आगे आ जाता है। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस का 1930 से 1932 वाला था, जिसमें बरतानवी हुकूमत ने बरतानिया और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनअक़द करवाई थी, और इसमें क्या हुआ था कि 3 इजलास मुनअक़द करवाए गए थे, ठीक है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, यानी GOIA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, मर्तब किया गया था इस बात को कि जहां सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा तस्लीम किया गया, वहीं मुसलमानों के चंद बुनियादी हकूक भी तस्लीम कर लिए जाएंगे। बेसिकली कैसे पाकिस्तान का वजूद में लाने का तरीकाकार क्या था कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अलाहाबाद कि हमारा जो मकसद है एक अलहदा हुकूमत का, वो बेसिकली किस चीज़ पर मुनहसर है। हम महज ये ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं जहां मुसलमान अपनी आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। और ये फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जैसे कि हमने उस तरह पढ़ ली, अक्टूबर 1906 को हुई थी। 35 मुस्लिम लीडर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बता दिया था, वाइस रॉय से शिमला में डिमांडेड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। लखनऊ पैक्ट के बारे में हमने बात की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास आर्टिकल आ जाता है किसके बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। आइडियोलॉजी बेसिकली 2 फ्रेंच वर्ड्स का मजमूआ होता है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी डिपेंड्स अपॉन 2 बेसिक थिंग्स। आइडियोलॉजी 2 लफ्ज का मजमूआ है, ठीक है? आइडियोलॉजी निकला है आइडिया और लॉजी, कह लें आप। आइडिया मीन्स दी पैटर्न मीन्स नमूना, किसी भी नमूना आइडिया कहते हैं, नमूना को आप मॉडल भी कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। लॉजी मीन्स, ठीक है, द सेंस ऑफ थॉट, ठीक है। अरेंजमेंट कह सकते हैं आप, अरेंजमेंट। तो नजरिया होता क्या है, बेसिकली किसी भी तस्वुर हयात, यानी किसी का भी गौर फिक्र एंड द कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में एंड थॉट्स के बारे में देखा जाए तो उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इसी पे बेस्ड है कि 2 नेशन थ्योरी इसी पे आई थी, सर सैयद अहमद खान की तरफ से 2 नेशन थ्योरी स्टार्ट की गई थी, और उसके बाद कायद-ए-आज़म ने इसी की बेस के ऊपर पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आगे वजूद में लाया, ठीक है? और उसकी एग्जिस्टेंस की वजह बने, और उसके एग्जिस्टेंस उन्हीं की वजह से है आज। तो बात करते हैं आगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 2 चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो 2 नेशन थ्योरी है, और एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है। 2 नेशन आइडियोलॉजी की बात की जाए तो 2 कौमों का नज़रिया कि 2 कौमें एक दूसरे में इतनी देर आपस में रहने के बावजूद भी घुल मिल ना सकें। तो इस वजह से इनकी रंग, नस्ल, सकाफ़त और ज़ुबान और मज़हब एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ है कि ये सदियाँ भी इकट्ठा रहने के बावजूद घुल मिल नहीं सकती। तो इस वजह से अलहदगी का ये सबब बने, और इस्लामिक आइडियोलॉजी अगर ना होती तो पाकिस्तान कभी भी वजूद में ना आता। देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाज नॉट बी considered in this theory. So Islamic ideology is most important thing for the paper also, because of the Islamic ideology the Pakistan came into existence. And this theory is very important, and this ideology is very important because Pakistan was formed on the basis of Islam. तो पाकिस्तान इस्लाम की बेसिस पे बना है, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाट डज इट मीन कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जो है वो इस्लाम
के नाम पर ही बनाया गया था कि ताकि जो तमाम मुसलमान हैं वो अपनी आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार सकें, उन पर किसी तरह का प्रेशर ना हो ब्रिटिशर्स का या आप लगा लें हिंदुओं पर, और वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बेसिकली इसी वजह से पाकिस्तान को केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। सो उसके पीछे 1940 को भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में मुनअक़द किया गया था, जो हमारे लिए अभी तक हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर है, वो है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 को एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी तक इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी तक हमारा रहता है 3 जून प्लान 1947, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। अभी तक हमने डिस्कशन की है अपने टॉपिक्स के ऊपर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के ऊपर की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में देखा कि उसमें टू नेशन थ्योरी क्या होती है और आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने बात की है अलीगढ़ मूवमेंट को, हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, यानी उसको इतना डिटेल में नहीं देखा। तो उसके बाद देखिए रीजंस ऑफ फॉर्मेशन देखी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों अमल में आया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम से। आगे जो मुसलमानों का हुकूमत कब तक रही और जवाल कब आया और किस वजह से जवाल आया वो भी हमने पढ़ा। और फेलियर 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान जो हैं वो डाउनफॉल क्यों हुए थे और उनको इरिपेरेबल लॉस किस वजह से हुआ था, और सर सैयद अहमद खान का किरदार क्या था इस हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।